नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मिशन है वो है 97 यानी 97 संविधान संशोधन को डिकोड करना। और इसी ने हमारे संविधान में भाग 9B जोड़ा था। हाँ, और सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना अब अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया है, मतलब एक फंडामेंटल राइट। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि इस संशोधन का मूल उद्देश्य सिर्फ पन्नों पर कुछ नियम थोपना नहीं था। इसका मकसद था इन समितियों को नेताओं और अफसरों के चंगुल से निकालना। वही तो, ताकि इन्हें एक प्रोफेशनल और लोकतांत्रिक रूप दिया जा सके। बिल्कुल। अनुच्छेद 243(ZH) से लेकर 243(ZT) तक जो पूरा कानूनी ढांचा बनाया गया ना, वो दरअसल इन समितियों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की गारंटी देने की एक कोशिश थी। अब देखिए, स्वायत्ता और पेशेवर प्रबंधन ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं। हाँ, थोड़े टेक्निकल तो है। वही, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें, जैसे हमारी हाउसिंग सोसाइटी हो गई या गली के नुक्कड़ वाला लोकल कोऑपरेटिव बैंक, तो लगता है बस ऐसे ही चल रहा है सब, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा सिस्टम काम कर रहा है। चलिए, इसको ना एक एनालॉजी से समझते हैं। एक पानी के जहाज को ही ले लीजिए। ये जहाज वाली एनालॉजियां बहुत सटीक बैठती है। देखिए, अगर सहकारी समिति वो जहाज है तो उसे चलाने के लिए एक बोर्ड होता है। अच्छा, तो ये बोर्ड अनुच्छेद 243(ZH) के तहत आता है? जी वही, ये बोर्ड या निदेशक मंडल उस जहाज का कंट्रोल रूम है जिसके पास सारे मैनेजमेंट के अधिकार होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बड़े कॉरपोरेट जहाज और इस कोऑपरेटिव जहाज में बुनियादी फर्क क्या है? मतलब कॉरपोरेट दुनिया में तो जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं वो जहाज को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। कोऑपरेटिव जहाज जो है ना, वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चलता है। ओ, तो मतलब पैसे से वोट नहीं खरीद सकते? बिल्कुल नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जहाज में कितना पैसा लगाया है, आपकी वोट की कीमत बाकी सदस्यों के बराबर ही होगी। और जो समितियां किसी एक राज्य के कानून के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें हम साधारण सहकारी समिति कहते हैं। और अगर कोई समिति मान लीजिए अमूल की तरह इतनी बड़ी हो जाए कि उसका व्यापार महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब कई राज्यों में फैल जाए, तो क्या होगा? वहीं पर तो बहुराज्य सहकारी समिति या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का कंसेप्ट आता है। इनका दायरा एक राज्य से बड़ा होता है। तो इनके नियम भी अलग तरीके से काम करते होंगे। हाँ, थोड़े अलग होते हैं। अब इस जहाज को रोजमर्रा के स्तर पर चलाने के लिए कुछ पदाधिकारी यानी ऑफिस बेरर्स होते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष। और इन पर नजर कौन रखता है? इन सब पर बाहर से नजर रखने के लिए सरकार एक रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, जो दरअसल पूरा प्रशासन देखता है। मुझे यहाँ पर ना एक पेंच नजर आ रहा है। कैसा पेंच? देखिए, राज्य सरकारें तो हमेशा से इन कैश रिच कोऑपरेटिव्स पर अपना कंट्रोल चाहती हैं, क्योंकि इनमें बहुत पैसा और लोकल पावर होती है। हाँ, ये तो सच है। तो जब अनुच्छेद 243(ZI) के तहत रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो क्या राज्य सरकारें अपनी मर्जी का कोई भी तानाशाही कानून बना सकती हैं इन पर कब्जा करने के लिए? देखिए, संविधान निर्माताओं को और संशोधन लाने वालों को भी ठीक यही डर था। इसलिए उन्होंने राज्यों को कानून बनाने की शक्ति तो दी, लेकिन 4 मजबूत खंभों या गार्डरेल्स के अंदर। ओ, तो राज्यों को इन 4 सिद्धांतों को मानना ही होगा? बिल्कुल मानना होगा। पहला है स्वैच्छिक गठन यानी वॉलंटरी फॉर्मेशन। लोग अपनी मर्जी से जुड़ें, कोई सरकार किसी को मजबूर नहीं कर सकती। राइट। और दूसरा है लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, जिसकी हमने अभी एक व्यक्ति एक वोट वाली बात की ना, वही। हाँ, वो क्लियर है। तो बाकी 2 गार्डरेल्स क्या हैं जो राज्यों को रोकते हैं? तीसरा है सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। मतलब समिति के वित्तीय मामलों में सदस्यों का सीधा जुड़ाव होना चाहिए, सारा पैसा बाहर से या सरकार से नहीं आना चाहिए। अच्छा, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है स्वायत्त कार्य प्रणाली यानी ऑटोनोमस फंक्शनिंग। मतलब डे टू डे कामकाज में बाहर का कोई भी सरकारी दखल नहीं होगा। एकदम सही। समिति अपने फैसले खुद लेगी। ये स्वायत्त शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो जहां भी पैसा और पावर है वहां राजनीति अपने आप आ ही जाती है हमारे देश में। वही तो सबसे बड़ी समस्या थी। इतिहास गवाह है कि पहले कोऑपरेटिव बोर्ड्स में 50-50 लोग भर दिए जाते थे, सिर्फ अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए। अनुच्छेद 243(ZJ) बोर्ड की संरचना की बात करता है।
तो क्या कोई लिमिट तय की गई इसमें? हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इस संशोधन में। संविधान ने सीधा कह दिया कि किसी भी बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक यानी डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं। वेट, सिर्फ 21? इतने बड़े बड़े बैंक्स और सोसाइटीज के लिए 21 की संख्या तय करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसका सीधा सा विज्ञान है, डिसीजन मेकिंग को तेज और पारदर्शी बनाना। अगर एक कमरे में 50 लोग बैठकर फैसला लेंगे तो कभी आम सहमति नहीं बन पाएगी और सिर्फ राजनीति होगी। हाँ, वो तो है, केओस हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। 21 की संख्या एक ऐसा बैलेंस है जहां रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है और काम भी तेजी से होता है। रिप्रेजेंटेशन से याद आया, क्या इसमें महिलाओं या किसी और वर्ग के लिए आरक्षण का कोई नियम है? जी हाँ, राज्य विधानमंडल को यह अनिवार्य किया गया कि हर बोर्ड में एक सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इनका कार्यकाल कितना होगा? इन सभी का कार्यकाल चुनाव की तारीख से फिक्स 5 वर्ष होगा। ये समावेशिता के नजरिए से तो बहुत ही बढ़िया कदम है, लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या मुझे दिख रही है यहाँ। बताइए। मान लीजिए गांव के किसानों ने एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बैंक खोल लिया। अब किसान खेती के एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन करोड़ों के बैंकिंग रेगुलेशंस और ऑडिट समझना शायद उनके बस की बात ना हो। सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो क्या इन 21 लोगों में बाहर के एक्सपर्ट्स को लाने की कोई गुंजाइश है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसी जरूरत को समझते हुए विशेषज्ञों के सहयोजन या जिसे को-ऑप्शन कहते हैं, उसका प्रावधान रखा गया है। अच्छा, तो कितने एक्सपर्ट्स ला सकते हैं? बैंकिंग मैनेजमेंट या फाइनेंस के अनुभव वाले अधिकतम 2 विशेषज्ञों को बोर्ड में जोड़ा जा सकता है। तो क्या वो इन 21 की लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या उनके पास गांव के किसानों के बराबर वोटिंग पावर होगी? यहाँ संविधान बहुत स्मार्टली खेलता है। देखिए, ये 2 एक्सपर्ट उन 21 की गिनती से बाहर होते हैं, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, इन विशेषज्ञों को चुनाव में या बोर्ड के किसी भी नीतिगत फैसले में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ओह वाओ! मतलब वो अपनी सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जहाज का स्टीयरिंग व्हील और असली कंट्रोल तो चुने हुए लोगों के हाथ में ही रहेगा। बिल्कुल वही। लोकतंत्र का मूल यही है कि सत्ता जनता के चुने हुए लोगों के पास हो। और अगर हम चुनाव की बात करें तो अनुच्छेद 243 के इसे राजनीतिक प्रभाव से बचाने की कोशिश करता है। वो कैसे? इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। क्या ये हमारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तरह काम करता है? क्योंकि लोकल एमएलएस तो चाहेंगे कि चुनाव उनके हिसाब से हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लोकल राजनीति को दूर रखने के लिए ही राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाया जाता है। ये वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव करवाने का सारा काम देखता है। और क्या इसमें कोई टाइम लिमिट भी है चुनाव करवाने की? बहुत सख्त नियम है। मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए बोर्ड का चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए जहां कोई फायदा उठा सके। अच्छा, मान लीजिए चुनाव हो गए, एक बोर्ड चुन लिया गया और उनका 5 साल का टाइम भी शुरू हो गया। लेकिन आगे चलकर वो लोग भ्रष्ट निकल जाएं या अपने ही सदस्यों के खिलाफ काम करने लगे, तो क्या उन्हें 5 साल तक झेलना ही पड़ेगा? अनुच्छेद 243 ZL जो सस्पेंशन की बात करता है, वो कैसे काम करता है? ऐसे मामलों के लिए ही अधिक्रमण और निलंबन यानी सुपरसेशन का प्रावधान है। अगर कोई बोर्ड लगातार डिफॉल्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है या टाइम पर चुनाव नहीं करवा रहा, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है ना, सरकार इस शक्ति का पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल भी तो कर सकती है। वही तो ट्रिक है। इसके लिए एक लिमिट तय कर दी गई है। किसी भी बोर्ड को 6 महीने से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाकर नया बोर्ड लाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस 6 महीने वाले नियम में कोई ना कोई कानूनी एक्सेप्शन जरूर होगा। जी, 2 अपवाद हैं। पहला, अगर बैंकिंग सहकारी समिति का मामला है तो रिजर्व बैंक के नियमों के तालमेल के कारण ये सीमा 1 साल तक जा सकती है। और दूसरा क्या है? दूसरा इससे भी बड़ा और दिलचस्प है, एक ऐसा रक्षक तंत्र जो सीधे सीधे समिति की स्वायत्ता को बचाता है। नियम यह है कि अगर किसी सहकारी समिति में सरकार की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है या सरकार ने उसे कोई लोन या गारंटी नहीं दी है, तो राज्य सरकार उस बोर्ड को निलंबित कर ही नहीं सकती। अरे वाह! मतलब वो पुरानी कहानी, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। अगर सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगा है तो उनका वीटो पावर भी 0 हो जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो उन समितियों के लिए बहुत बड़ी ढाल है
जो पूरी तरह से अपने सदस्यों के पैसे से आत्मनिर्भर है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि आत्मनिर्भर समितियों को कोई नेता परेशान न कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इन अनुच्छेदों में एक खास पैटर्न नजर आ रहा है। कैसा पैटर्न? देखिए, अनुच्छेद 243 ZM जो खातों के ऑडिट की बात करता है और अनुच्छेद ZN जो आम सभा की बैठक की बात करता है, दोनों में ना 6 महीने की एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट है। हर जगह फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने का टाइम दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का मूल कारण है जवाबदेही और पारदर्शिता। देखिए, समिति के पास आम लोगों का पैसा है, तो ZM कहता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना अनिवार्य है। और क्या वो किसी भी प्राइवेट CA से ऑडिट करवा सकते हैं? नहीं नहीं, वही तो कैच है। ऑडिटर राज्य सरकार के अप्रूव्ड पैनल से ही होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी यानी एपेक्स सोसाइटीज हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट तो सीधे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जाती है। ओके, और आम सभा यानी जनरल बॉडी मीटिंग को भी इसी 6 महीने के ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? और इन दोनों को जोड़ने का एक खास मकसद है। मकसद ये है कि जब 6 महीने के अंदर आम सभा की बैठक हो तो सदस्यों के सामने फ्रेश ऑडिट किए हुए अकाउंट्स मौजूद हों। ताकि लोग सवाल पूछ सकें। बिल्कुल, ताकि वे प्रबंधन से तीखे सवाल पूछ सकें कि पैसा कहाँ गया। इसी बैठक में अगले चुनाव की घोषणा होती है, मुनाफा कैसे बढ़ेगा ये तय होता है, और अगले साल का बजट पास होता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो अनुच्छेद 243 ZO एक आम सदस्य को असली ताकत देता है, जिसने सिर्फ 1000 या 5000 रुपए भी लगाए हैं। उसे भी ये जानने का पूरा हक है कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। वही तो इस पूरे संशोधन की जान है। सदस्यों को सूचना का अधिकार, मतलब RTI जैसा अधिकार दिया गया है। वे समिति की किताबों, खातों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है इसमें? और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदस्यों को सहकारी शिक्षा और ट्रेनिंग दे ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता हो। लेकिन अगर सदस्य ही लापरवाह हो जाएं तो, मतलब साल भर कोई मीटिंग अटेंड ना करें और सिर्फ मुनाफा आने पर फायदा उठाने पहुंच जाएं। इसीलिए नियमों में बैलेंस बनाया गया है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। बैठकों में आपकी मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपके कुछ अधिकार रोके भी आ सकते हैं। ये तो हुई समिति के अंदर की बात, लेकिन राज्य सरकार को कैसे पता चलेगा कि बाहर सब ठीक चल रहा है और कानून का पालन हो रहा है? उसके लिए अनुच्छेद 243 ZP के तहत रिटर्न्स फाइल करने का बड़ा कड़ा नियम है। रिटर्न्स में क्या-क्या देना होता है? वही 6 महीने की डेडलाइन के अंदर हर समिति को राज्य सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजनी होती है। इसमें ऑडिटेड अकाउंट्स, मुनाफे का बंटवारा कैसे हुआ, बायलॉज में क्या बदलाव हुए और अगले चुनाव की तारीख क्या है, ये सब बताना अनिवार्य है। सिस्टम तो इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है, लेकिन एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में कि अगर कोई समिति सोचे कि भाई हम नहीं मानते इन नियमों को और हम नहीं कराएंगे ऑडिट, तो क्या होगा? क्या इसके लिए सजा का कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल है। अनुच्छेद 243 ZQ राज्य विधानमंडल को क्लियर अधिकार देता है कि वे अपराध और उनके लिए दंड तय करें। जैसे? किस तरह के अपराध? जैसे अगर आप जानबूझकर झूठा रिटर्न फाइल करते हैं या गलत जानकारी देते हैं या चुनाव में भ्रष्ट आचरण करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। और अगर पुरानी बॉडी नए लोगों को रिकॉर्ड ही ना दे तो? वो भी एक अपराध है, लेकिन एक बहुत ही संवेदनशील और विशिष्ट नियम और भी है इसमें। वो क्या है? कई बार समितियां अपने कर्मचारियों को सैलरी तो देती हैं, लेकिन उसमें से प्रोविडेंट फंड या किसी और कंट्रीब्यूशन के नाम पर पैसा काट लेती हैं। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन नियम ये है कि सैलरी से काटी गई वो राशि 14 दिनों के भीतर रिलेटेड अकाउंट में या समिति के पास जमा हो जानी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर उस पैसे को 14 दिन से ज्यादा अपने पास दबा कर रखता है तो ये एक गंभीर दंडनीय अपराध है। वाओ, मतलब कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा है ना। केंद्र सरकार ने 2011 में एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया और पूरे देश पर लागू कर दिया। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। जी हाँ। साल 2021 में मामला देश के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और ये पूरी कहानी ही पलट जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां? इस ट्विस्ट को समझने के लिए पहले हमें 3 अनुच्छेदों को जल्द से देखना होगा। 243 ZR, ZS और ZT।
ओके, तो ZR क्या कहता है? ZR कहता है कि ये सारे नियम मल्टी स्टेट समितियों पर भी लागू होंगे, बस जहां राज्य विधानमंडल लिखा है वहां संसद पढ़ा जाएगा। और ZS के तहत ये यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज पर लागू होता है, जहां बिना विधानसभा वाले यूटीज में प्रशासक इसे लागू करेगा। और क्या राष्ट्रपति इसमें कोई छूट दे सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति चाहें तो किसी यूटी को नोटिफिकेशन के जरिए छूट दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े पेंच पर, अनुच्छेद ZT। राज्यों के उन पुराने कानूनों का क्या हुआ जो 2011 से पहले से चल रहे थे? और यही तो विवाद की असली जड़ थी। 97वें संशोधन ने ZT के जरिए कहा कि जिन राज्यों के पुराने सहकारी कानून इस नए ढांचे से मेल नहीं खाते, उन्हें 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। मतलब 1 साल का टाइम? जी, और 1 साल के अंदर राज्यों को अपने कानून इस नए ढांचे के हिसाब से बदलने होंगे, वरना उनके पुराने कानून खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वेट, मतलब केंद्र सरकार ने संविधान में बदलाव करके राज्यों की कनपटी पर बंदूक रख दी कि आप अपने कानून हमारे हिसाब से बदली? बिल्कुल। लेकिन भारत के संघीय ढांचे या फेडरलिज्म में तो ऐसा नहीं होता ना। राज्यों के अपने अधिकार हैं कानून बनाने के। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है, और यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया राजेंद्र एन शाह बनाम भारत संघ मामले में 2021 में। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक पेंच फंसा। वो क्या था? देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है ना, उसकी प्रविष्टि 32 यानी एंट्री 32 साफ साफ कहती है कि सहकारी समितियां पूरी तरह से राज्यों का विषय है। ओहो, तो मतलब ये संशोधन लाकर केंद्र ने एक तरह से उस चीज पर राष्ट्रीय नियम बना दिए जो दरअसल उनका विषय था ही नहीं। वही तो। मतलब उन्होंने राज्यों को लोकतंत्र सिखाने के चक्कर में राज्यों के ही लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। सटीक विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट में यही बहस हुई। कोर्ट ने माना कि भाग 9B ने राज्यों के विशेष अधिकारों का अतिक्रमण किया है। तो आगे क्या हुआ? नियम यह है कि जब आप संविधान में ऐसा कोई बदलाव करते हैं जो राज्यों की विधायी शक्ति को कम करता है, तो अनुच्छेद 368(2) यानी 368(2) के तहत आपको कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे रेटिफाई करवाना होता है। और इस मामले में केंद्र ने वो रेटिफिकेशन लिया ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी संवैधानिक चूक है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन ये रहा कि पूरा का पूरा 97th संशोधन ही रद्द कर दिया जाए? नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस्ड और तार्किक फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि भाग 9B भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी सहकारी समितियों के लिए असंवैधानिक है। इसलिए वर्तमान में ये भाग राज्यों की अपनी समितियों के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य अपनी समितियों के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अच्छा, लेकिन जो मल्टी स्टेट समितियां हैं या जो यूनियन टेरिटोरीज है, उनका क्या? उन पर तो राज्य का कानून वैसे भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मल्टी स्टेट समितियां और यूटीज सीधे केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उन पर यह पूरा संशोधन और भाग 9B पूरी तरह से वैध और लागू रहेगा। वाह! तो अगर हम इस पूरी जटिल कानूनी यात्रा को समेटें तो ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मतलब केंद्र सरकार का इरादा था कि पूरे देश में इन समितियों के लिए एक समान, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त ढांचा बने। उन्होंने एक बढ़िया मास्टर प्लान भी बनाया। हाँ, मास्टर प्लान तो काफी अच्छा था। लेकिन अंत में भारत के मजबूत संघीय ढांचे ने ये साबित किया कि राज्यों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी से इस तरह समझौता नहीं किया जा सकता। सही बात है। और ये पूरी चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है। कैसा सवाल? देखिए, जब हम एक तरफ पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं, तो क्या राष्ट्रीय स्तर की एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी बेहतर है, या फिर अलग अलग राज्यों की अपनी स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों के हिसाब से उन्हें अपने कानून खुद बनाने की पूरी आजादी देना ही लोकतंत्र की सच्ची जीत है? सच में ये बहुत बड़ा सवाल है सोचने के लिए।